आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है मोहब्बत है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सीडीपी सीटेट में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ये पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द जो है से आया कहां से है। तो एक ग्रीक जो यूनान के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे नाटक जब खेला जाता था तो उसमें लोग क्या होते थे कि अपनी वास्तविक रूपों को छुपाकर सामने वाले कैरेक्टर के बारे में वो बातें किया करते थे और भिन्न भिन्न किस्म के जो है रोल को अदा करते थे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती थी। तो वहीं से आपका पर्सनालिटी शब्द आया, और पर्सनालिटी शब्द जो है वो ग्रीक या यूनान के लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से आया है। जो पर्सोना जो है आपका, उसका अगर हम इंग्लिश में पर्याय देखें तो वो होता है मास्क, और मास्क का हिंदी नकाब, मुखौटा या मुख आवरण होता है। जो व्यक्ति अपने जो असलियत होते हैं, जो उसका अपना व्यक्तित्व का जो रूप होता है उसको छुपाकर या छिपाकर वो दूसरे जिस व्यक्ति का जैसा रोल करना चाहता है उसी तरीके का वो बन जाते हैं। आप देखते हो कि जब नाटक खेला जाता है या किसी भी प्रकार की एक्टिंग की जाती है या फिल्मी दुनिया में, तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि रावण का अगर एक्टिंग करना है तो रावण का मुखौटा लगा लेते हैं या रावण के जैसा बिहेव बना लेते हैं और उसी के जैसा वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। यहां से एक शब्द आता है कि पर्सनालिटी जो होता है वह व्यक्ति का केवल एक फिजिकल एस्पेक्ट या शारीरिक रूप नहीं होता है, बल्कि पर्सनालिटी जो होता है हमारा सर्वांगीण की बात करता है। चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, सारे चीज में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शारीरिक बनावट या बाहरी अपीयरेंस या बाहरी दिखावट के अनुसार आप कह देंगे कि उसका पर्सनालिटी ऐसा है, चूंकि वह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप होता है, यानी सर्वांगीण की बात करता है। वह आपके ड्रेसअप, वह आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके डिसिप्लिन, आपके अनुशासन, आपके बिहेवियर, हर चीज का आकलन करता है। और यह जो व्यक्तित्व शब्द होता है वह उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपने देखा कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या मुख आवरण। अब यहां से एक डेफिनेशन पहले देख ले। व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और चरित्रात्मक विशेषताओं का समूह है। यानी शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और चरित्रात्मक जो विशेषताओं का समूह है, जो उसके व्यवहार, उसके अनुभव, उसके आदत, उसके दृष्टिकोण, इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा स्वभावगत विशेषताओं द्वारा प्रकट होता है। यानी मैंने कहा भी था कि जो पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, किसी एक चीज से नहीं बनता है और न केवल वातावरण उसको प्रदान करता है, बल्कि ये आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का देन होता है। आनुवंशिकता यानी जो अपने माता पिता से वो गुणों को लेकर आते हैं, जो स्वभाव को लेकर आते हैं, जो अपने चारित्रिक गुणों को लेकर आते हैं, या उसमें जो बौद्धिक क्षमताएं होती है, संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है या संवेगात्मक क्षमताएं होती है, वो सारे चीजों को आनुवंशिकता से लेकर आते हैं। और जब उनका जन्म हो जाता है तो वो वातावरण में आते हैं, तो वातावरण में क्या करते हैं, उसके अनुसार उसमें एक निखार लाता है, उसमें एक परिवर्तन लाता है। और जो पर्सनालिटी होता है, जो व्यक्तित्व होता है, वह जो होता है वह स्थिर क्वांटिटी नहीं होता है, वह गतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है। वह वातावरण के अनुसार, आनुवंशिकता के अनुसार वो चेंज होते रहता है, बदलते रहते हैं। यहां पे गौर कीजिएगा, व्यक्तित्व डायनेमिक इंटिटी है, यानी एक गतिशील है, परिवर्तनशील है। आप जो 10 साल पहले होंगे वैसा आज नहीं होंगे, आज जैसा होंगे वैसा 10 साल बाद नहीं होंगे। यानी यह परिवर्तनशील है। और कैसे परिवर्तन होता है, तो आपके वातावरण के अनुसार, आपके बिहेवियर के अनुसार, आपके इमोशन के अनुसार, आपके जो सफलताएं मिलती है उसके अनुसार, तो आपके व्यक्तित्व जो होता है ऐसे डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है। और व्यक्तित्व
केवल आनुवंशिकता का देन नहीं होता है, ये आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का एक मिलन होता है, अन्योन्य क्रियाएं होती है, दोनों का महत्व होता है अपना अपना। और ये जो पर्सनालिटी होता है, एक यूनिक या स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है, यह अपने आप में खास होता है। यह ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व जो होता है दो व्यक्तियों का समान हो जाएगा, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है, सबका अपना अपना एक ढंग होता है, और दो व्यक्तियों का कभी भी व्यक्तित्व समान नहीं होता, अलग अलग होते हैं। उसके बाद कंप्लीट बिहेवियर, संपूर्ण व्यवहार, किसी एक चीजों की बात नहीं करता, ये पूरे के पूरे संपूर्णता की बात करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें भी पाई जाती है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं करने का अर्थ है कि दो व्यक्तियों का पर्सनालिटी, दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व कभी भी समान नहीं हो सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि व्यक्तित्व की अगर हम बातें करते हैं तो व्यक्तित्व एक ऐसा टर्म है जो आपके सर्वांगीण विकास, आपके सर्वांगीण हर चीज का एक रूप जो होता है या एक जो फॉर्म होते हैं वह दिखलाई पड़ते हैं। केवल बाहर से दिखने में अगर किसी व्यक्ति स्मार्ट है, सुंदर है, तो ऐसा नहीं कि वो पर्सनालिटी उसका अच्छा होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे बोलने में बहुत माहिर है, देखने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास गुण ही नहीं है, बोलने के लिए तो कुछ ही बोल देते हैं। या ऐसा भी होता है कभी कभी लोगों को देखिएगा तो देखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लंबे चौड़े और बहुत ही बेहतरीन, लेकिन जब उसकी आवाज को हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि किससे हमको मुलाकात हो गई। आप फिल्मी दुनिया में भी बहुत सारे हीरोइन को देखे होंगे, चाहे रानी मुखर्जी हो, लेकिन जब उसकी आवाज को सुनते हैं तो उसमें एक अलग सी पहचान होती है, एक अलग सा एक आवाज का साउंड कह सकते हैं, उसका पिच एक अलग तरह का होता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी किसी व्यक्ति का आवाज तो बहुत सुंदर होते हैं, जानकारी तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बाहरी अपीयरेंस जो होता है वह काफी खराब होते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें उसे दोनों चीजों को देखना चाहिए, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों। हम किसी एक चीज को अपने ध्यान में रखकर कभी भी किसी का व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते। और हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, हर व्यक्ति के पास मेरिट डिमेरिट होता है। इसी तरह से आपका पर्सनालिटी जो होता है, आपका व्यक्तित्व जो होता है, वह भी हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व के कारण किसी को हम नकार दें। तो आइए देखते हैं पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो था न केवल आपका यूनान में प्रचलित था, बल्कि बाद में चल के यह रोम में भी यह प्रचलित हुआ। वहां भी लोग जो थे मुखौटा लगाकर और विभिन्न रोल को प्ले के रूप में, नाटक के रूप में पेश करते थे, लेकिन सबका अपना अपना तरीका था। उन्होंने व्यक्तित्व को अलग ढंग से बताया और अलग अलग जगहों पर सभी लोगों ने अपने ढंग से इसे प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व की विशेषता में एक बात और समझिएगा कि यह जो होता है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस पर आधारित होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है पूरी तरह से चेतना में, यानी पूरी तरह से होशो हवास में। यानी ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और निकल कुछ और रहा है। तो ये जो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस पर आधारित होता है, पूरे होशो हवास में यह व्यक्त किया जाता है, और यह यूनिक होता है और स्पेसिफिक होता है, यानी अनुपम और विशिष्ट होता है, अपने आप में यह खास होता है। आप जो होते हैं अपने पापा से बात करते हैं, अपनी माँ से बात करते हैं तो अलग ढंग से करते हैं, और दोस्तों के साथ जब बात करते हैं तो अलग ढंग से करते हैं। यानी व्यक्तित्व जो होता है वह सिचुएशन के अनुसार, वातावरण के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार वो डिफर करते रहता है। यानी सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं की जाती है, बल्कि जिस प्रकार के वो देखते हैं उसी प्रकार के माहौल में वो ढलने का कोशिश करते हैं। यानी यूनिक होते हैं और विशिष्ट अपने आप में खास होता है। और यह गतिशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यह समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार और रिश्ते के अनुसार और जगह के अनुसार, वातावरण के अनुसार ये बदलते रहता है, डायनेमिक है और फ्लेक्सिबल होता है। यानी यह सब चीज पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज पर ही लागू होता है। इसमें जो होता है संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक सारे गुण इसमें शामिल हो जाते हैं। और एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी यह जो आपका व्यक्तित्व है एक निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप में जो अभी दिख रहा है, आपकी व्यक्तित्व जो आपका गुण दिख रहा है, आपकी जो क्वालिटी दिख रहा है, वह आज से 50 साल बाद भी ऐसा ही होगा। यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आप जो आज से 20 साल पहले होंगे, 5 साल पहले होंगे, वैसा आज नहीं होंगे, और आज से 10 साल बाद जो होंगे वह अभी नहीं है आप।
तो ये जो है निरंतर प्रक्रिया, इसमें लगातार चलती रहती है प्रक्रिया और हमेशा परिवर्तन होते रहता है। एक संपूर्ण निकाय के रूप में काम करता है। यह केवल ऐसा नहीं है कि आपके केवल मानसिक की बात करेगा और संवेगात्मक की बात करेगा या भाषाई की बात करेगा, यह संपूर्णता की बात करेंगे। यानी आपके जो 6 डोमेन्स होते हैं वो सारा काम करेगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे आपका सामाजिक हो, संवेगात्मक या भाषाई हो या चारित्रिक हो, हर चीज पर, या नैतिकता हो, पूरे संपूर्ण निकाय के रूप में काम करता है। किसी लक्ष्य या उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है। मान लीजिए कभी आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या है, एक लक्ष्य निर्देशित काम कर रहे हैं और उसी के अनुसार आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपकी समझ सब बदलते जा रहा है। नहीं, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है केवल यह सोचे कि चलो एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, तो उसका पर्सनालिटी अलग होगा। और जो पूरी तरह से आंतरिक रूप से एक रुचि लेकर पढ़ेगा और उसे दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं हमें यह काम करना है, तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी वह काफी भिन्न होगी और वैसे व्यक्तियों को ऊर्जा भी काफी मिलेगा। लेकिन केवल मन बहलाने के लिए या समाज को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए अगर आप किसी भी काम को करते हैं और आपका कोई उद्देश्य जो होता है से निर्देशित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता, तो फिर आप उस काम को उतना ढंग से नहीं कर पाते जितना कर पाते। तो आप फिर क्या है, मान लीजिए आप टीचर बन जाते हैं, आपका उद्देश्य है शिक्षक बनना और उद्देश्य को तो निर्धारित कर लिए शिक्षक बनना, क्यों किए, क्योंकि आपके पड़ोसियों ने मान लीजिए कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सीटेट को और वह जो है केबीएस या किसी एनवीएस में जॉब ले लिया है, आपने देखा देखी उसके लक्ष्य निर्धारित किया, या आपको मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती इसीलिए करना चाहते हैं कि आप वहां पे जाएंगे तो आराम मिलेगा, आप वहां स्वेटर बिनेंगे या खेलेंगे, मन करेगा तो स्कूल जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। तो ये जो है आपने उद्देश्य तो बना लिया लेकिन आपके अंदर से रुचि नहीं था, तो फिर क्या करेगा, आप जो है केवल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे और कुछ नहीं। तो ये जो होता है पर्सनालिटी जो होता है किसी लक्ष्य या उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है। जितना बेहतरीन लक्ष्य होगा, जितना आंतरिक रूप से आप प्रेरित होंगे, उतना ही ज्यादा आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा और जो काम आप 1 घंटे कर सकते उसको आप 2 घंटे 3 घंटे करेंगे फिर भी नहीं थकेंगे। समायोजन पर आधारित होता है, एडजस्टमेंट पर। यह जो होता है आपका व्यक्तित्व समायोजित कर लेता है किसी भी वातावरण में, किसी भी जगह पर अपने आप को उसी के अनुसार अपने व्यक्तित्व को भी समायोजित कर लेता है। समाज में रखना सिखाता है या समाज में रहना सिखाता है ये। तो इसे हम लोग एक बार देखते हैं, यानी समाज में किस प्रकार से रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारा जो चीजें है वह आपको यह बताती है। यानी समाज के साथ रहना, समाज के साथ एडजस्ट करना, समाज के साथ घुलना मिलना और उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व में निखार लाना, ये सारा जो है हमारा पर्सनालिटी ही करता है। तो पर्सनालिटी जो होता है एक बहुत बड़ा टर्म होता है जो न केवल आपके माता पिता के द्वारा प्रदान किए गए जीन के द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं गुण सूत्र के द्वारा गुण वही समाहित होते हैं, बल्कि आप वातावरण से भी प्रभावित होते हैं और आपके आनुवंशिकता और वातावरण दोनों जो होता है अहम भूमिका निभाता है आपके व्यक्तित्व के निखार में। आपके व्यक्तित्व को देखकर ही लोग आपका अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आप किस प्रकार के समाज से, किस प्रकार के परिवार से हैं और किस प्रकार के रहन सहन आपके माता पिता या आपके परिवार के सदस्यों का। तो व्यक्तित्व जो होती है हमेशा व्यक्तियों को एक दूसरे के सामने इज्जत प्रदान करने का भी काम करता है, दूसरे में एक आंतरिक लगाव की भी बात करता है। अगर आपके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की खामी हो जाती है वातावरण के कारण, तो फिर आप एक समाज के लिए घातक बन के रह जाते हैं। इसलिए अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को हमेशा निखार लाना चाहिए और यह तभी संभव है जब आप लक्ष्य निर्देशित कार्य करेंगे और आंतरिक रूप से प्रेरित होकर किसी काम को संपादित करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्सनालिटी में साइको एनालिटिकल या एनालिसिस या डायनेमिक थ्योरी के बारे में। यानी साइको एनालिटिक या साइको एनालिसिस या साइको डायनेमिक थ्योरी जो है मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। तो यह जो सिद्धांत है वह सिगमंड फ्राइड ने दिया था और बेसिकली वो जो रहने वाले थे वो ऑस्ट्रिया या वियना के रहने वाले थे। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया और सामवेगिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों का उपचार करके उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों का एक संवेगात्मक यानी संवेगात्मक या सामवेगिक समस्याओं से जो लोग ग्रसित थे, यानी शारीरिक रूप से परेशानी न होने पर भी वो मानसिक रूप से पीड़ित थे और उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे नकारात्मकता को लेकर,
तो उन्होंने क्या पाया, जब उनका अध्ययन किया तो देखा कि व्यक्ति के मन में आने वाले सभी विचार, भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त करने के लिए स्वप्न विश्लेषण और त्रुटियों के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में चेतना की महानता को भी परिभाषित किया, कॉन्शसनेस। फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ के तैरते हुए पहाड़ से की है, जिसका 9/10 भाग पानी के अंदर तथा 1/10 भाग पानी के बाहर रहता है। जैसे कि बर्फ का पहाड़ होता है, बर्फ का पहाड़ पानी की सतह पर तैरता रहता है और जिसका 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। और इनके अनुसार जो हिस्सा पानी के अंदर रहता है वह भाग अनकॉन्शियस, अचेतन कहलाता है, तथा जो हिस्सा पानी के बाहर रहता है वह भाग चेतन कहलाता है, तथा पानी के ऊपरी तरह सतह से स्पर्श करने वाला भाग जो होता है वह सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस कहलाता है। सिगमंड फ्रायड ने बताया चेतन के बारे में, तो चेतन होता क्या है, अचेतन क्या होता है और अर्ध चेतन क्या होता है। तो इन्होंने चेतन के बारे में बताया कि चेतन जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं पूरे होशो हवास में पूरा चेतना के साथ किसी भी कार्य को संपादित करते हैं, जबकि अनकॉन्शियस जो होता है उसमें वो पूरी तरह से चेतना में नहीं होते, अचेतन में होते हैं। यानी बीच में होता है जो चीजें आधे अधूरे दिमाग में चल रहा होता है वो सब कॉन्शियस पार्ट होता है, लेकिन अनकॉन्शियस जो होता है वह होता है अचेतन होता है। अचेतन क्या होता है, यानी ध्यान दीजिएगा, कॉन्शियस जो होता है, मैंने कहा बर्फ वाली बात, तो 1/10 भाग जो ऊपर देखते हैं वह कॉन्शियस पार्ट्स होता है, जबकि 9/10 भाग जो नीचे रहता है बर्फ के पानी के वह अनकॉन्शियस अचेतन होता है। और यहीं से एक जन्म लेता है इलेक्ट्रा और ओडिपस कंसेप्ट को भी। तो सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में उन्होंने क्या किया था कि मन का विश्लेषण किया था और उन्होंने सांवेगिक रूप से पीड़ित लोगों का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि शारीरिक रूप से परेशानी न होने पर भी मानसिक रूप से वह बुरी तरह से पीड़ित थे। सिगमंड फ्रायड न्यूरोलॉजिस्ट है जो ऑस्ट्रिया या वियना के रहने वाले थे। उन्होंने क्या पाया कि शारीरिक रूप से परेशानी न होने पर भी लोग जो होते हैं परेशान इतना क्यों रहते हैं, और उन्होंने व्यक्तित्व के 3 तत्वों की बात की, ईदम, अहम और पराअहम। ईदम के बारे में समझिएगा, जो ईदम होता है वो आपका प्लेजर सीकिंग, यानी प्लेजर सीकिंग यानी यह क्या होता है कि ये तुरंत किसी भी चीज को तुरंत संतुष्टि चाहता है। यानी अगर उसे भूख लगी है या कोई चीज पसंद है तो वह चाहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके मिल जाए। बिल्कुल एनर्जेटिक होता है यह, और यह किसी भी प्रकार की मन में सोचता नहीं है, सोच नहीं रखता है। वह केवल यही चाहता है कि मेरी इच्छा जो है वह उसकी पूर्ति तुरंत हो जाए। गलत सही क्या होता है उसको वो नजरअंदाज कर देता है, और सामने वाले पर या किसी चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी नजरअंदाज कर देता है। तो ईदम जो होता है या ईद जिसको कहते हैं, या ईद भी कुछ लोग इसको कहते हैं, तो ये तीनों जो शब्द देख रहे हैं आप, यह जो होता है आपकी इच्छाओं को तुरंत पूर्ति की बात करेगा। मान लीजिए कि आप रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते पर आपने किसी आम के पेड़ को देखा और उसमें आम जो था पका हुआ था बिल्कुल, और आपने जैसे ही देखा आपके मन में एक बेचैनी से उठ गई और उसी को आप उसी क्षण जो है सो तोड़कर खाना चाह। तो उसने यह नहीं देखा कि यह पेड़ किसका है, इसकी कोई रखवाली कर रहा होगा, या इसके तोड़ने के बाद बहुत सारे हमारे ऊपर आरोप लग सकते हैं या हमारे ऊपर बदनामी हो सकती है, वो सारे चीजों को छोड़ देता है। ये केवल एक ऐसा तत्व होता है जो मन की संतुष्टि उसी समय चाहता है बिना किसी चीज के परवाह किए हुए। लेकिन अहम जो होता है, ईगो जो होता है, अहम, यह क्या होता है कि यह एक रेफरी का काम करता है और यह गलत सही दोनों को लेकर चलता है और दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। लेकिन पराहम जो होता है, सुपर ईगो, यह बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है और बिल्कुल एक सत्यवादी होता है। ये राजा हरिश्चंद्र की तरह बात करता है, यह किसी भी तरह के बेईमानी की बात नहीं करता है।
अगर किसी की भी जान जा रही होगी और अगर उसने व्यक्ति ने गलत किया होगा तो वह किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करेगा, उसको जान लेने में भी एक बार भी नहीं सोचेगा। तो पराहम जो होता है बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र होते हैं और इसे केवल एक नैतिकता या बिल्कुल न्याय की बात करेगा, सही की बात करेगा, और किसको इसमें क्या हो रहा है उससे मतलब इसे नहीं होती है। अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच रही होती है तो वह कभी भी वह झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसकी प्राण क्यों नहीं चले जाए। लेकिन दोनों के बीच का जो काम करता है वह अहम काम करता है, रेफरी का काम करता है, एक बोल सकते हैं कि एक जज का काम करता है, न्याय देने वाले का काम करता है। यह जो होता है वह बिल्कुल सत्यवादी को नहीं लेता है और न ही वह तो तत्काल प्रेजेंट सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि को देखता है। यह दोनों के बीच के रास्ता को अपनाता है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इस तरीके के ये परंपरा को लेकर चलता है अहम वाले। वैसे भी हमारे जीवन में व्यक्ति को इसी रोल में होना चाहिए, अहम वाले में। न तो ज्यादा सत्यवादी बनने की जरूरत है और न ही ज्यादा हमें प्लेजर सीकिंग यानी तत्काल संतुष्टि की बात करनी है। हम उसका इंतजार करेंगे, दोनों के बीच का रास्ता अपनाएंगे ताकि न किसी को हानि हो और हमें भी बचने का मौका मिल जाए। तो हमें अहम जैसी रोल हर जगह पे अपनानी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। ईदम जो होता है क्या होता है, प्लेजर सीकिंग पर आधारित होता है। यह किसी भी चीज की तुरंत संतुष्टि चाहता है। अगर कोई चीज पाना चाहता है तो उसी समय वह पाना चाहता है, उसमें एक क्षण भी देर नहीं करना चाहता है। और मान लीजिए कि उसके मन में किसी भी प्रकार का विचार आता है तो वह उसी समय उसे सॉल्यूशन कर लेना चाहता है, समस्या का हल कर लेना चाहता है। वह एक मिनट एक सेकेंड भी इंतजार नहीं करना चाहता है। लेकिन बड़ा अहम जो होता है वह बिल्कुल ही एक बात पर, जो सत्य होते हैं, जो सही होते हैं, जो नैतिकता पर आधारित होते हैं, मोरालिटी पर आधारित होते हैं, वह उसकी बात करता है। यह कभी भी किसी के फायदे या नुकसान की बात नहीं सोचता है। जो सही है उसको सही है और गलत है सो गलत है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है गलत किया है और लोग उसको पीट रहे हैं तो वह व्यक्ति भी जाकर उसका साथ देगा, न कि उसको बचाने की कोशिश करेगा, चाहे वह कितना भी कैसा भी आदमी क्यों ना हो। लेकिन अहम क्या करता है, तो मैंने कहा कि दोनों के बीच का काम करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है, दोनों के बीच का रास्ता निकालने का काम करता है। एक ऐसी चीजों की बात करता है जो न ज्यादा सत्य पर आधारित हो, सही पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, और न ही वह तुरंत तत्काल पाने की इच्छा पर आधारित हो। दोनों के बीच के रास्ता को एक सपाट की तरह लेकर चलता है। तो इसको सिगमंड फ्राइड जो है, जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक उन्होंने ये 3 तत्व बताया व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं चेतना के स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार चेतना के 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है कॉन्शस, जिसे चेतन आप बोलते हैं। इसके अंतर्गत वे चिंतन, भावनाएं और क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक रहते, कॉन्शस रहते हैं, यानी होशो हवास में रहते हैं। यह तत्काल जानकारी से संबंधित होता है और इसमें वर्तमान की घटनाओं की मेमोरी ट्रेसेस यानी स्मृति चिन्ह होते हैं, और जिसके कारण इनका आसानी से पुनः स्मरण कर सकते हैं। यह मन का वह भाग है जो वास्तविकताओं के द्वारा व्यक्तिगत, नैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदर्शों का अनुसरण करता है, जैसे योजना बनाना, इच्छा शक्ति, निर्णय लेना या फैसला लेना। यानी देखिएगा जो चेतन या कॉन्शस होते हैं, इसके अंतर्गत जो होता है क्या कि लोग जो होता है से पूरे जो कुछ भी पर्सनालिटी में उसके झलकता है वह पूरे होशो हवास में होता है, पूरा चेतन मन से होता है। सेकेंड, सब कॉन्शस या प्री कॉन्शस माइंड भी कहा जाता है। यानी प्री कॉन्शस क्या होता है, यानी होश हवास आने से पहले की अवस्था, यानी इसे हम अर्ध चेतन मन, पूर्व चेतन मन या अचेतन मन भी कहते हैं। यह चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। अर्ध चेतन की जानकारी न तो तात्कालिक चेतना में होती है और न ही अचेतन में, परंतु अगर व्यक्ति प्रयास करे तो इस भाग के विचार और भाव आदि को चेतन में लाया जा सकता है। यानी थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे तो वो पुरानी बातें उसके दिमाग में आ सकती है।
जैसे बात करते करते एकदम से भूल जाना या हकला जाना, ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है। और तीसरा होता है अचेतन, जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन का वह भाग है जिसके विचारों एवं अनुभवों को पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। एक बार जो खत्म हो गया वह सदा के लिए खत्म हो जाती है। वे या तो स्वतः दैनिक क्रियाकलापों में प्रकट होते हैं अथवा सम्मोहन या प्रायोगिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें जाना जा सकता है, जैसे आदतें एवं प्रतिमान, हैबिट्स एंड पैटर्न, या कोशीय स्मृति, सेलुलर मेमोरी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, संवेग, इमोशंस आदि इस भाग के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों का प्रत्यय स्पष्ट करने के बाद इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना बताई, जो कि इस प्रकार है। व्यक्तित्व की संरचना जो है फ्राइड के अनुसार इसमें 3 चीजें शामिल थी। एक था इदम, दूसरा था अहम और तीसरा था परा अहम, जिसे ईगो और सुपर ईगो की बात किया गया। आपने देखा भी, मैं पहले भी बता चुका हूं, आप बैक करके भी फिर से समझ सकते हैं कि ईद जो होते हैं, ईद होता क्या है। तो ईद में मैंने कहा था कि प्लेजर सीकिंग पर आधारित होता है, जो बच्चे अपने मन की इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है। और यह एक ऐसी इच्छा होती है जो आपको पिटवा भी सकता है या आपको समाज में कहीं पे बेइज्जती भी करवा सकता है, क्योंकि यह तत्काल संतुष्टि की बात करता है। अगर ज्यादा किसी चीज के बारे में संतुष्टि नहीं है और आप तत्काल उस चीज को पाना चाहते, तो हो सकता है कि आप भरी महफिल में बेइज्जत भी हो जाए या पिटा भी जाए या आप की समाज की नजर से गिर भी जाए। तो दूसरा उन्होंने बताया, जिसे हम लोग ईगो कहते हैं, अहम के बारे में था। ईगो क्या था, तो वह सुपर ईगो यानी परा अहम और ईड के बीच के भाग में शामिल होता है, यानी दोनों के बीच में रेफरी का यह काम करता है। और सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो जो होता है बिल्कुल सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे इसके लिए किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े, वह हमेशा सही के मार्ग पर ही चलना चाहता है। यानी वह एक युधिष्ठिर की तरह भेष में रहता है, जान जाए या कुछ भी हो जाए लेकिन वह अडिग रहता है उस चीज पर। तो यहाँ पे देखिए, और लिबिडो क्या है, आपने देखा ईड, उसके बाद अहम और पराहम, ये तीनों को जो है, जो इंस्टिंक्ट एनर्जी जो देता है, तत्काल जो ऊर्जा देने का काम करता है, उसके पीछे कोई ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स होता है जो उसको उत्तेजित करने का काम करता है या आगे बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है उस काम को करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और जल्दी से उसे पाना चाहते हैं। तो उसे ही हम लोग लिबिडो कहते हैं। यानी जो आपका ईड है, जो तत्काल आपको काम करने के लिए उत्सुकता करती है या उत्तेजना उत्पन्न कर देती है कि मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, तो वह जो होता है वह कौन उसको ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसको लिबिडो प्राप्त करता है, यानी लिबिडो से ही वह ऊर्जा आ जाती है। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बात की, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसको शॉर्ट में देखिएगा, कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस। आपने देखा कि कॉन्शस क्या है, तो ये होशो हवास में ली गई चीजें होती है, जिसमें क्या होती है, तो चिंतन, भावना और क्रियाएं आती है, जो चेतन मन का एक हिस्सा होता है। और अनकॉन्शस क्या होता है, अचेतन, यानी यह जो होते हैं एक ऐसी चीज होती है जो कितना भी आप दिमाग लगा ले, कितना भी याद करने का कोशिश करे, लेकिन आपके माइंड में नहीं आ पाता है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी होती है, जिसे सब कॉन्शस, अवचेतन या पूर्व चेतना और चेतन मन कहते हैं, यह क्या होता है, अगर दिमाग पर जोर डाली जाए तो वह भूली हुई चीजें याद आ सकती है। तो पर्सनालिटी के ये सारे सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताए गए तत्व थे, या कह सकते कि अवस्थाएं थी। तो देखिए, आपने ईड, अहम और पराअहम के बारे में बार बार सुना, कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस के बारे में भी सुना। अब हम लोग सिगमंड फ्राइड ने और लिबिडो के बारे में भी आपने देखा कि लिबिडो क्या है, तो एक आंतरिक फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स है, जो व्यक्ति को किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के लिए उत्तेजित करता है। जब तक कि वह उत्तेजना समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वह फोर्स काम करते रहता है। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व में 2 मुख्य ग्रंथियों का जिक्र किया, एक इलेक्ट्रा और दूसरा ओडिपस। और आप जानते होंगे, जब आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि उत्तर बाल्यावस्था जब आती है बच्चों में, तो उस समय 2 ग्रंथियों का विकास हो जाता है, इलेक्ट्रा और ओडिपस। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व में 2 मुख्य ग्रंथियों का जिक्र किया, इलेक्ट्रा और ओडिपस। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक कहावत है कि ओडिपस जो था एक
लड़का था जो अपने माँ के आकर्षण के कारण पिता को मरवा देता है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रा के बारे में भी ऐसी ही कहानी थी कि लड़की थी जो कि अपने पिता से आकर्षण के कारण, ये बहुत सारी इसमें बातें कही गई है तो छोड़ते हैं इसको। इलेक्ट्रा के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रा क्या होता है, तो इलेक्ट्रा जो जनरली होती है ग्रंथियां लड़कियों में पाई जाती है, और ओडिपस जो होती है, यानी सिंपल याद रखिए कि इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होता है वह लड़कियों में पाई जाती है, और जो ओडिपस होता है यह ग्रंथि लड़कों में पाया जाता है। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, ये दोनों जो गुण होते हैं यह अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति होता है, यानी विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। यानी व्यक्ति जो होता है अपने विपरीत अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का भाव रखते हैं, और सेम सेक्स के प्रति वो रिपल्सन का भाव रखते हैं, यानी प्रतिकर्षण का, विकर्षण का भाव रखते हैं, दूर जाना चाहते हैं। और इलेक्ट्रा में क्या होता है कि जो लड़कियां होती है वह अपने पिता के साथ सद्भावना या प्रेम भाव रखती है, आकर्षण रखती है, जबकि इसमें अपने माता के साथ जो होती है लड़कियां वो द्वेष की भावना रखती है। तो ये द्वेष की भावना इसमें जागृत होती है। तो ध्यान रखिएगा कि एक लड़की का अपने पिता के प्रति आकर्षण, प्रेम, लगाव या किसी भी चीज को खुलकर बोलना जो होता है वह इलेक्ट्रा गुण कहलाता है, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण। लेकिन जो सेम सेक्स होते हैं, जो उसकी माता होती है उसके प्रति वो द्वेष भावना रखती है, उसे हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, उसकी बातों को इग्नोर करती रहती है। तो ये सारा जो गुण होता है वह इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही पाया जाता है, और ये लड़कियों में पाया जाता है। अब लड़का के पास क्या होता है कि लड़के जो होते हैं उसके पास ओडिपस ग्रंथि होते हैं, और वह जो होते हैं वह अपनी माँ से, माता से तो लगाव रखती है, प्रेम रखती है, आकर्षण रखती है, और ये हमेशा उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। पिता को वह देखना भी पसंद नहीं करता है। केवल काम भी अगर उसे किसी चीज का लगता है तो एक लड़का जो है अपनी माँ के पास जाता है और उसी से करवाने का कोशिश करता है। लेकिन यह जो लड़का होता है वह अपने पिता के साथ एक द्वेष भावना रखता है, और पिता के साथ नफरत की भावना भी रखता है। तो ये ग्रंथि ओडिपस जो होता है वह लड़कों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये दोनों जो होते हैं ये विकास हो जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में आते आते बच्चों के साथ। थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो सिगमंड फ्रायड है। देखिए, फ्रायड के सिद्धांतों को मनोविश्लेषणवादी साइको एनालिटिक सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रायड के अनुसार विकास में काम शक्ति का भी अपना योगदान है। शारीरिक विकास की अवस्था के साथ साथ काम सुख के अंग भी सुरक्षित होते हैं। फ्रायड ने इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा, यानी व्यक्तित्व के 5 स्तर की बात किए हैं सिगमंड फ्रायड ने। पहला जो है वह है ओरल स्टेज, जो कि जन्म से 1 वर्ष, मुखी अवस्था। दूसरा है एनल स्टेज, गुदा अवस्था, 2 से 3 वर्ष। और तीसरा है फैलिक स्टेज, 3 से 5 वर्ष, जिसे लैंगिक अवस्था कहते हैं। और चौथा लैटेंसी स्टेज, सुप्ता अवस्था, 5 से 11 वर्ष। और 5वां है जिनाइटल स्टेज, जिसे जनेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं क्या है मुखी अवस्था, ओरल स्टेज। फ्रायड ने मुख अवस्था को काम की तृप्ति का एक साधन बताया। यानी बच्चे को देखिएगा जब जन्म लेता है तो थोड़ा दिन के बाद से वह किसी भी चीज को मुंह में डालना चाहता है, और वह किसी भी चीज को चूसना शुरू करता है। यानी छोटा बच्चा मुख के द्वारा आनंद प्राप्त करता है, जैसे अंगूठा का चूसना, खाने को काटना, यानी बहुत सारे चीज जो होते हैं। यानी अंदर की जो एक काम उत्तेजना है उसके तृप्ति के लिए वह मुख का, माउथ का उपयोग करता है। उसके बाद दूसरा होता है गुदा अवस्था, एनल स्टेज, 2 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा शारीरिक अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालकर आनंदमय महसूस करता है। यानी जो उसके शरीर के अंदर जो भी क्या कहते हैं कि बेकार के जो पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने के बाद आनंद महसूस करते हैं। जैसे मल का त्याग गुदा द्वार से होता है, अतः इस अवस्था का नाम गुदीय अवस्था रखा गया। इस अवस्था में बच्चे में क्रूरता, विदेश,
उथल पुथल, तोड़ फोड़ आदि के गुण विकसित हो जाते हैं। बच्चे इसमें तोड़ फोड़ काफी मात्रा में करना शुरू कर देता है, हर चीज को उथल पुथल कर देता है, वो सिस्टम में नहीं रहने देता है। यानी सिंपल समझिए कि शरीर में बनी बेकार की जो पदार्थ उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी को हम लोग गुदावस्था के नाम से जानते हैं। तीसरा है फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था। 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों की तृप्ति का साधन गुदा या मुख न होकर लिंग और योनि होती है। शिशु सामान्यतः जिज्ञासावश अपने जनेंद्रियों का स्पर्श करता और छेड़ता है। इस अवस्था में बच्चों में विपरीत काम के गुण विकसित होते हैं। लड़की अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम और चाह प्रदर्शित करती है तथा माता के प्रति द्वंद्वात्मक भाव प्रदर्शित करती है। ऐसे ही लड़का माँ की तरफ प्रेम तथा पिता की तरफ द्वंद्वात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। किस अवस्था में? तो लैंगिक अवस्था, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है सुप्ता अवस्था। तो सुप्ता अवस्था की बात करते हैं, लेटेंसी स्टेज 5 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सभी के साथ सहयोग की भावना के साथ रहता है। उसकी सोच एक नीतिपरक मार्ग अपनाने की होती है। बालक काम संबंधी भावनाओं या तीव्रता को स्थगित कर विद्यालय के कार्यों, जीवन के विभिन्न आयामों और ज्यादा उत्तम बनने की ओर अग्रसर होने लगता है। यानी एक ऐसी अवस्था है सुप्तावस्था, जब बच्चा जो होता है उसके अंदर काम संबंधी जो भावना होती है वो रुक जाती है और बच्चा स्कूल, चूंकि स्कूल की उम्र है इसलिए स्कूल जब जाना शुरू कर देता है तो स्कूल के कार्यों में और अपने जीवन के आगे बढ़ने के प्रति आश्वस्त होने के लिए लगातार प्रयास करते रहता है। और 5वां और अंतिम जो उन्होंने स्तर की बात की, जनेंद्रिय अवस्था, जिनाइटल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर। इस अवस्था में बच्चों में परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है और इस अवस्था में बच्चा विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता है और यह अवस्था वयस्क कामोत्तेजना एवं कामुकता का प्रतिनिधित्व करती है। यही अवस्था आगे जाकर मानव जाति की वंश परंपरा को भी प्रकट करती है। आप स्कूल या कॉलेज में भी देखते होंगे, जब 11 वर्ष के लड़के और लड़कियां होती है तो अक्सर जो होती है, या तो वह लड़का जो होता है वह लड़कियों के साथ किसी एकांत में चले जाते हैं, या अपने जीवन के जो होती है, क्या कहते हैं उसको, लक्ष्य जो होते हैं उसके प्रति बढ़ते रहते, मेहनत करते रहते हैं। तो ये जो होता है काफी कह सकते हो कि खतरनाक अवस्था भी होती है और इसमें विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित इतना हो जाता है ज्यादा कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं अपना जीवन की जो उद्देश्य होते हैं वो नष्ट कर लेते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, अहम रक्षा युक्तियां। देखिएगा, ये हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है और यह जो है अहम रक्षा युक्तियां, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। फ्रायड का मानना है कि हम हमेशा सुखद वस्तुओं की तरफ भागते हैं जबकि दुखद परिस्थितियों से पीछा छुड़ाते हैं। यानी जिससे हमें आनंद मिलता है, जिससे प्लेजर मिलता है, जिससे हम खुशी मिलती है, हम उसी की तरफ भागते हैं। और जहां पे थोड़ा भी नकारात्मकता आती है, जहां पे दुख होता है, जहां पे हमें अपने दुखद परिस्थितियां प्राप्त होती है, उससे हम पीछा छुड़ाते हैं। अतः दुख परिस्थितियों से दुश्चिंतता बढ़ जाती है। यानी आपके अंदर एक एंजाइटी आ जाती है जब दुख का पहाड़ आपके सामने आता है। दुश्चिंतता को कम करने के लिए हम रक्षा युक्तियां प्रयोग में लाते हैं और फ्रायड ने निम्न प्रकार की युक्तियों का वर्णन किया जो इस प्रकार है। पहला, दमन या रिप्रेशन। दमन का अर्थ होता है दबाव। जब हमारे मन में कोई भी विचार आता है तो हम या तो उसे व्यक्त करते हैं या उसे दबा देते हैं। दमन जो होता है संघर्षों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। दमन हम उन्हीं विचारों या इच्छाओं का करते हैं जिन्हें हम व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, संवेगात्मक रूप से जुड़े होने के कारण हम अपने पिता का अंतिम संस्कार याद करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे हमें दुख होता है। अतः हम यहाँ अपने विचारों को दबा लेंगे या दमन कर लेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए काफी खतरनाक हो जाता है और आपके जिंदगी को वह नकारात्मकता की ओर लेके चला जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज को दबाना नहीं चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्रेक्षेपण या प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। अपने दोषों कमियों को दूसरों पर के सर थोप देना प्रेक्षेपण कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि आप घर में थे, आप जा रहे थे, आपके कारण आपका मोबाइल फोन जो है गिर के और फूट गया, तो आप क्या करते हैं,
आप उसका जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेते, बल्कि अपनी माँ को या अपने भाई को या अपनी बहन को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने सामने एक ईंट रख दिया या अपने बैठने वाला चीज रख दिया। यानी वह कभी भी दोष को या कमी को अपने ऊपर न लेकर दूसरे के ऊपर थोप देता है। जैसे अगर किसी बच्चे को किसी एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, फेल कर गया, तो वह अपने आप को दोषी न देकर टीचर को, शिक्षक को ही दोषी मानने लगता है कि उसने मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं और जिसके कारण मैं असफल हो गया। उसका बिहेव ठीक नहीं था, उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता था, वो रोज आता था लेट, इसीलिए। तो वो सारा का सारा जो होते हैं वह दूसरे पर क्या कर देते हैं, अपना कमी या दोष को थोप देते हैं। तीसरा है अस्वीकरण या डिनाइयल। जब व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को नकार देता है तो यह अस्वीकरण कहलाता है, अस्वीकरण कहलाता है या डिनाइयल। इसमें व्यक्ति अपनी बुराई, आलोचना आदि को सुनकर अनसुना कर देते हैं। जैसे एड्स से ग्रस्त रोगी को अपने रोग से नकारना। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे उस स्थिति को सुनना ही नहीं चाहते, विश्वास ही नहीं होता, उसको डिनाइयल कर देते हैं। जैसे अगर किसी का बेटा या किसी का पति मान लीजिए कि फोर्स में है, आर्मी में है या सेना में है, और उसका पति की जब मृत्यु हो जाती है या बेटे की मृत्यु हो जाती है और जब लाश उसके सामने पे रहता है और उसको चेहरा दिखाया जाता है तो वो विश्वास ही नहीं करता, वह पागल की तरह बिहेव करने लगता है और वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी सच्चाई सामने होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, और इसे ही हम लोग जो जानते हैं वो डिनाइयल के नाम से जानते हैं। यानी जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है कि वास्तविकता से मुंह फेरना चाहता है, सामने सच्चाई होने पर भी उसे स्वीकार करने से वह इनकार कर देता है, अनसुना कर देता है। चौथा होता है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। जब कोई इच्छा दमित हो जाती, मान लीजिए कि आपके अंदर कोई इच्छा थी कि हमारे पास एक सुंदर सा घर हो, या एक इच्छा थी कि मुझे अभी दुनिया का सबसे महंगा कार मेरे पास हो, तो लेकिन किसी कारण से वो इच्छाएं आपकी दमित हो गई, तो अहम उसे दोबारा, तो क्या होता है, तो अहम उसे दोबारा आने से रोकता है तथा आदमी ऐसे में विपरीत व्यवहार करना शुरू कर देता है। इसमें एक और चीज होता है कोई इच्छा का दमित हो जाना में, कि एक व्यक्ति को अपनी मां से घृणा करता है, उसकी मृत्यु के बाद बरसी, तेरहवीं, हवन, श्राद्ध आदि करेगा ताकि घृणा की पुनरावृत्ति ना हो। उसके बाद आता है युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। यानी रेशनलाइजेशन जो होता है, इसमें व्यक्ति अपने तर्कहीन भावना और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। जैसे पिता की जेब में पैसा ना होने के कारण बच्चों को यह कहकर समझाना कि यह मिठाई सही नहीं है। मतलब यह वही बात हो गई जब एक बंदर जो है अंगूर पाने का बहुत प्रयास करता है और जब उसे अंगूर नहीं प्राप्त होता है तो वह कहता है कि अंगूर खट्टे होंगे। वो लोमड़ी रहता है कि बंदर रहता है, आप देख लेंगे उसको। तो यह जो बातें है, यानी कहने का अर्थ है कि तर्कहीन भावना इसमें समाहित होती है। यानी जब आपको कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती है, कोई चीज जिसे आप पाने की इच्छा करते हैं और वह प्राप्त नहीं होता है, यानी आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, उसमें कमी निकालना शुरू कर देते हैं और सारा का सारा कमियां उसी पर निकाल के छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दही बेचने वाला या बेचने वाली आई है और जब आपको दही लेने का मन था लेकिन उसने उसका रेट इतना ज्यादा रखा कि आप नहीं ले पाए, तो आप कहते हैं कि तुम्हारा दही खट्टा होगा, काम का नहीं होगा, खराब था, नहीं लेंगे। तो अपने इसमें क्या करता है, लोग एक युक्ति निकाल लेते हैं। अगला है प्रतिगमन या रिग्रेशन। प्रतिगमन का अर्थ है विपरीत होना या वापस जाना। जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है तो अपने बचपन के बारे में सोचता है कि वहां पर उसे कोई भी चिंता नहीं थी। एक बूढ़ा व्यक्ति यह सोचकर आंसू बहाता है कि वह बचपन में आंसू बहाकर पिता से खिलौने मंगवा लेता था। यानी रिग्रेशन में क्या होता है कि वापस आना, यानी अपने उम्र, जिस अवस्था में आप है, जिस उम्र में है, उसे नीचे की बातें सोचना। उसके बाद है तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। इस स्थिति में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान या तादात्मीकरण करना शुरू कर देता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद से तादात्म्य स्थापित करके उनके जैसे बाल रखना, कपड़े पहनना तथा बोलना शुरू कर देता है। यानी आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जब महान हो जाता है तो लोग उसके साथ सेल्फी लेना और अपने आप को बड़ाई समझते हैं और वो डालते भी हैं, और उसके जैसा
यानी कोई व्यक्ति आपके समाज में मान लीजिए कि आईएएस अफसर बन गया, डीएम बन गया, तो आप उसके बालों का, आपके उनके शर्ट का, उनके ड्रेस का, या जो भी हो, वो साड़ी हो चाहे वो शर्ट हो, तो वो सारे चीजों को वो उसी के अनुरूप बनना चाहता है। उनसे लगता है कि मैं उसके जैसा अगर करूंगा तो वो हम भी, हमारे अंदर भी वही क्वालिटी आ जाएगी। यानी बच्चा जो होता है, आप जानते हैं कि बच्चे के लिए एक शिक्षक जो होता है एक आदर्श रोल में होता है, और शिक्षक जिस प्रकार के ड्रेसअप करते हैं, जिस प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी रहना पसंद करते हैं। तो यह जो होता है आइडेंटिफिकेशन का एक उदाहरण है। अगला है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। शरीर में किसी चीज की कमी होने के बाद दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठता का विकास करना क्षतिपूर्ति कराता है। यानी एक बच्चा खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो वह पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, तो खेल की क्षतिपूर्ति हुई। यानी दूसरा उदाहरण, एक आंख न होने के बावजूद भी अच्छी तीर अंदाजी कर लेना। यानी क्षतिपूर्ति के मतलब हम आपको बता सकते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र में आपको वह चीजें पूर्ति नहीं हो रही तो दूसरे क्षेत्रों में उसको लागू करके प्राप्त कर लेना ही क्षतिपूर्ति कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मार्गंतीकरण, जिसे सब्लिमेशन भी हम लोग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति असामाजिक इच्छाओं के मार्ग को बदलकर सामाजिक मार्ग पर आ जाता है तो वह मार्गंतीकरण कराता है। जैसे पत्नी की फटकार के बाद तुलसीदास राम भक्त बन गए थे, तो ये जो है आपका सब्लिमेशन का एक पार्ट है। यानी असामाजिक इच्छाओं के मार्ग को बदलकर सामाजिक मार्ग पर आ जाना। उसके बाद है निगेटिविज्म, नकारात्मक। इस स्थिति में व्यक्ति उन कार्यों को करता है जिन्हें करने के लिए उसे मना किया जाता है। जैसे बच्चों को फूल तोड़ने के लिए मना किया जाता है तो वह अवश्य ही फूल तोड़ेगा। ये कार्य तब तक किए जाते हैं जब मना करने वाले के प्रति मन में किसी प्रकार का विद्रोह हो। ध्यान रखिएगा, ये नकारात्मक जो होते हैं बच्चे, हमेशा आप जिस चीज को मना करेंगे वही चीजें बार बार करेंगे। यानी आप अगर बच्चे से चाहते हैं कि कोई काम करवाए तो उसकी विपरीत बातें करें। ये तो हम लोगों में ही पाया जाता है कि जब हमसे किसी बात को छुपाई जाती, किसी बात को इनकार की जाती, तो हम उसको जानने के लिए और लालायित हो जाते हैं। ये नकारात्मकता है। अगला है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन में। विस्थापन का अर्थ है स्थानांतरण या ट्रांसफर। किसी आवेश को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना या स्थानांतरण करना विस्थापन कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति को उसके बॉस ने डांट लगाई तो गुस्से में आ जाता है, परंतु बॉस होने के कारण वो गुस्सा उस पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दी जाएगी और उसे समाज में भी इज्जत नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें उन पर आ जाएगी। परंतु बॉस होने का अपना गुस्सा उस पर तो नहीं दिखा सकता। अतः घर जाने के बाद जब बच्चे शरारत करते हैं तो अपने आवेग उन बच्चों पर स्थानांतरित कर देता है और बच्चे को पीटना शुरू कर देता है या अपनी पत्नी को ही पीटना शुरू कर देता है। यानी एक जगह का जो कार्य का गुस्सा था या चीजें थी वह दूसरे पर थोप देना। वह उन बच्चों पर या तो चिल्लाता है या उसको मारना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कारण से आप उलझन में थे, टेंशन में थे, परेशानी में थे, गुस्से में थे और उसी समय फोन आ गया, तो आप क्या करते, उस व्यक्ति को भी झाड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आप अपने एक अच्छी जो रिश्ते थे उसको भी खत्म कर डालते हैं। यानी एक बोल सकते हैं कि एक गुण का दूसरे में ट्रांसफर कर लेना ही वह कहलाता है आपका विस्थापन। जैसे मिल्खा सिंह के बारे में आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह एक आर्मी में थे और वो काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। उनके जो मेन हेड थे उन्हें लगता था कि यह किसी भी व्यक्ति को गोली से भूंज के रख देगा, थोड़ा भी इतना ज्यादा गुस्सा था। तो उन्होंने उसको पहचाना और उसे क्या कर दिया कि उसे खेल में लगा दिया, जिसके कारण अब वो कितना भी दौड़ेगा, कितना भी भागेगा, वह गुस्सा जो था वो उसमें स्थानांतरित हो गया और वो काफी भागता था, काफी दौड़ता था और जो कि एक सामाजिक कार्य में लग गया और एक महान बन गए। तो आप जब आप में किसी भी प्रकार की बुराई हो तो उसे दूसरे कार्यों में अगर आप व्यक्त कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको जो आज मैंने व्यक्तित्व का चैप्टर आपको बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कतें होती है तो इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, और अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। किसी भी प्रकार की कमी लगती है, किसी भी प्रकार के तरीका आप चाहते हैं कि हम में परिवर्तन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करें। मैं आपके कमेंट का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आगे आने वाले क्लास में हम नए चैप्टर लेकर आएंगे। आप इस चैनल पे बने रहे।
ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें और लाइक बटन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।